दर्शकों, अपराध, सबूत और इंसाफ, जब भी कोई मामला केस जो होता है कानून या अदालत तक पहुंचता है तो उसके साथ शुरू हो जाता है एक कानूनी सफ़र जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल ट्रायल। जी हाँ दर्शकों, लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि इस ट्रायल के भी कई अहम चरण होते हैं। एफआईआर दर्ज करने से लेकर गवाहों की गवाही तक और सबसे आखिर में अदालत के फैसले तक। तो चलिए फिर इस क्रिमिनल ट्रायल के महत्वपूर्ण चरणों पर बात करते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट शक्ति सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे आम नागरिकों को ये समझना ज़रूरी क्यों है कि क्रिमिनल ट्रायल की प्रक्रिया किस तरीके से होती है और ये कैसे काम करती है। देखिए, आज की तारीख में ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ का एक लीगल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको उसके बारे में पता है और आप वो एक क्राइम से रिलेटेड है लेकिन आप उसको छुपा रहे हैं तो वो एविडेंस को टैम्पर करने जैसी चीज़ में बदल जाता है। इसलिए अपने कानूनी राइट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का एक लीगल कॉन्सिक्वेंस लॉ में सेक्शंस के साथ समझाया गया है। इसलिए आज जो हम बात करेंगे वो जब हम कोई क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है उसकी किस तरीके से, क्या उसकी पहली स्टेज होती है और आखिरी स्टेज क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर से पहले एक कंप्लेंट होती है जो उस कंप्लेंट की जो आधार होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसके बेसिस पे एफआईआर बनाई जाती है, वो एक एफआईआर कन्वर्ट होती है। उसके बाद जब एफआईआर एक पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज की गई, अब वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न होगा जिसको वो एफआईआर दी गई है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको क्या क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं उसको वो एक जगह पे कैटलॉग करेंगे, उसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। उसको हम कहते हैं चार्जशीट या केस डायरी। पहले केस डायरी के अंदर वो सारी डिटेल्स आती हैं जो जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको मिला। जैसे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में पर्टिकुलर एक्यूज ने कोई डॉक्यूमेंट दिया है या कोई वेपन मिला है किसी क्राइम से रिलेटेड, सपोजिटली मर्डर हुआ, अगर कोई मर्डर से रिलेटेड एक कंप्लेंट दर्ज होती है उसमें उसकी सारी डिटेल्स बताई गई, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, स्पॉट पे गए, वेपन मिला, वेपन को डायरी किया गया, उसका सीजर मेमो बनाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से उसको फोरेंसिक एविडेंस के लिए भेजा जाएगा। जो भी एक्यूज्ड, प्रपोज्ड एक्यूज्ड है उसके बारे में पता किया जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स को लिखा जाएगा। इसके बाद चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन जहाँ कंप्लीट हो जाती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, कितने गवाह हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उनके बाद कहाँ कहाँ पुलिस ने क्या क्या किया, डे टू डे अफेयर्स उसमें क्या क्या रहे, वो सब केस डायरी में लिखा गया होता है और उसको बाद में चार्जशीट के फॉर्म में कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल ठीक, आपने हर चीज़ बहुत पॉइंटर्स के साथ हमें समझाई, लेकिन अब हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एफआईआर की आपने यहाँ जिक्र किया, तो एफआईआर होती क्या है, इसे आप हमें विस्तार से समझाइए। और दूसरा, क्रिमिनल केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, एक एफआईआर की इम्पोर्टेंस क्रिमिनल केस में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि बिना उसके एक तरीके से मैं कहूँ तो इन्वेस्टिगेशन दिशाहीन रहती है। जिसने एफआईआर करी है दैट विल बी अ विक्टिम। उसके बाद उसी की स्टेटमेंट पे सारा मुकदमा शुरू किया जाता है। वो एक सूत्रधार होता है मुकदमे का। अगर मैं एक एफआईआर दर्ज करवाता हूँ, मैं अपनी कंप्लेंट देता हूँ। सबसे पहले कंप्लेंट मैं पुलिस स्टेशन में जाके दूंगा। एक मान लीजिए मैंने रॉबरी के या मर्डर के रिलेटेड मैंने दी कंप्लेंट अपनी, तो पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में जहाँ पे वो नज़दीकी ऑफेंस जहाँ हुआ है उस पुलिस स्टेशन में जाके हम वो देंगे, वो कॉग्निजेंस लेंगे। उसके ऊपर वो पुलिस वाले जो आईओ नियुक्त किया जाएगा वो वहाँ पे मौका वारदात पे जाके पहले तो वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या हुआ है, वो पंचनामा बनेगा, क्या क्या देखा गया, कौन कौन विटनेसेस थे। उसके बाद वहाँ से इन्वेस्टिगेशन धीरे 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 करके आगे बढ़ती है। जब इन्वेस्टिगेशन वहाँ शुरू हुई है, अब वहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी कि स्पॉट पे क्या क्या मिला है। अगर मर्डर हुआ है तो ब्लड स्टेन्स, कपड़ा, क्लॉथ, हर बारीक से बारीक डिटेल को एग्जामिन किया जाता है, उसको डायरी किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद उसको फोरेंसिक एविडेंस के लिए लैब में भेजा जाता है कि उसमें कोई टैंपरिंग या कुछ हुआ तो नहीं है। उसके बाद उस रिपोर्ट को भी लगाया जाता है जिस
व्यक्ति ने वो रिपोर्ट दी है उसका भी नाम दर्ज किया जाता है चार्जशीट में, उसको एक गवाह बनाया जाता है। ये गवाह फर्दर ट्रायल के टाइम पर प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करता है कोर्ट में अपने केस के लिए कि भाई ये एविडेंस आया था, इस गवाह ने, ये व्यक्ति ने ये रिपोर्ट दी है। तो सर आपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात की, तो चार्जशीट की भी आपने बात की, तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और उसके बाद जो चार्जशीट फाइल की जाती है, जो दाखिल की जाती है, वो होती क्या है, और इनमें आप हमें विस्तार से बताइए कि किन किन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। देखिए, जैसे जब चार्जशीट दाखिल होती है, अब इस दौरान सब समझिए किसी एक्यूज को गिरफ्तार किया गया, तो उसकी गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी, अरेस्ट मेमो बनता है। उस एक्यूज को जब गिरफ्तार किया गया है, उसके पास क्या क्या मिला वो सब वर्णित होता है, वो सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। इसके बाद उसको चार्जशीट में लगाया जाता है। चार्जशीट फिर फर्दर कोर्ट पे प्रेजेंट की जाती है, जिसपे कोर्ट कोग्निजेंस लेती है। पहले मजिस्ट्रेट साहब उस पे कमिटल करते हैं, फिर वो आगे सेशंस कोर्ट में, अगर मर्डर है तो सेशंस कोर्ट में जाएगी, छोटा ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाती है। इसमें भी कोर्ट बनी हुई है अलग, 4 तरीके के ट्रायल होते हैं। उसके आधार पे अलग अलग तरीके से ट्रायल शुरू होता है। अगर जब मर्डर का केस हुआ है तो वो सेशंस कोर्ट में जाएगा। कोई ऑफेंस जो लेस देन 7 इयर्स है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा। ऐसे कर करके जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, फिर जज साहब उसका संज्ञान लेते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये ऑफेंस जिसमें लिखा गया है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा उस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोपी है, फिर चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू होती है कोर्ट में। उसी चार्जशीट के बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में लगाई है। बिल्कुल। तो एक सवाल ये है कि जब कोई मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उस मामले में संज्ञान लेना क्या होता है और उसके बाद जज क्या निर्णय लेते हैं? संज्ञान लेना मतलब कॉग्निजेंस लेना। जज साहब जब चार्जशीट पढ़ेंगे जी, अब उसमें मान लीजिए रॉबरी का केस है, किसी आईओ ने उसमें रॉबरी का चार्ज लगाया, व्यक्ति को पकड़ा, उसके खिलाफ कुछ एविडेंस ही नहीं है और वो चार्जशीट में कुछ मेंशन कर रहा है जो कॉन्ट्ररी है, तो जज साहब उसमें साफ साफ बोल देंगे कि भाई ये चार्ज इसके खिलाफ नहीं बनता, उसको वहीं डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जो कि देखा जा सकता है, जिसको एग्जामिन किया जा सकता है फर्दर, उस केस में वो कॉग्निजेंस लेके उसके पे चार्ज फ्रेम करेंगे, प्ली बार्गेन होगी, उससे पूछा जाएगा कि आपको जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है आपको ये कबूल है या नहीं। वो मना करते हैं, फिर आगे प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन ट्रायल शुरू करता है। ट्रायल में सारे गवाह जितने होंगे वो सब दिखाए जाएंगे, कोर्ट में आएंगे, वो अपनी गवाही देंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर उस दौरान भी कोर्ट को लगता है कि जितने गवाह आए हैं इनमें ये केस नहीं बन रहा, तब भी उसको एक्विट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लगता तो फिर डिफेंस विटनेसेस शुरू किए जाते हैं। उससे पहले जो आरोपी होता है वो अपना बयान बताता है कि क्या हुआ है, कैसे बिल्कुल हुआ। हम यहाँ पे आरोप और आरोपी की बात कर रहे हैं, तो आरोप तय करने की प्रक्रिया क्या होती है और इसमें आरोपी जो होता है उसे क्या क्या चीजें बताई जाती हैं? जितने भी देखिए, जब आप आरोप पत्र यानी चार्जशीट दे रहे हैं उसको, तो उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो जितने भी चार्जशीट में डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, बी दैट क्लोजर, बी दैट अरेस्ट मेमो, बी दैट एविडेंस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, whatever they have acquired during the investigation, be that a arrest memo, be that a murder weapon or something, whatever sort of reports, उसको होना जरूरी है। उसी के आधार पे वो आरोपी को पता होगा कि मेरे खिलाफ क्या लगाया गया है, क्या चार्जेस हैं मेरे खिलाफ, क्या आरोप है मेरे खिलाफ। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप उसको नहीं दे रहे हैं तो वो किस बेसिस पे वो मुकदमा लड़ेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। वो तो सिंपल आप एक चार्ज का पेपर बना के उसको दे दोगे, उस पर तो बहस हो नहीं सकती। करेक्ट। इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट उसको देने जरूरी हैं। जितने भी चार्जशीट में आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे के सारे आप उसको देंगे। इसमें रिलाइड और अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स की भी लड़ाई होती है। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर हम ट्रायल की बात करें, ट्रायल के दौरान जो एविडेंस दिए जाते हैं वो क्या होते हैं और अभियोजन जो पक्ष होता है वो अपने गवाह और सबूत कैसे पेश करता है? देखिए, जब अब मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि कॉग्निजेंस हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रोसिक्यूशन अपना केस लेके आएगा, वो पहले अपना पूरा केस बताएगा जी। फिर उसमें गवाह बताए जाएंगे। अगर 12-15 गवाह हैं तो 12-15 गवाहों के बारे में बताया जाएगा कि किस गवाह ने क्या देखा, क्या बताया, क्या कहा। फिर एक एक करके कोर्ट गवाहों को बुलाता है जी। उनको सुनता, पहले उनकी स्टेटमेंट जो होती है, जो कि चार्जशीट में दर्ज हुई है,
वो स्टेटमेंट उनको दिखाई जाती है, उसके बाद फर्दर उनकी और स्टेटमेंट जो भी उनको और कहना है वो भी कहा जाता है। फिर इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है जो डिफेंस का वकील करेगा, यानी आरोपी का वकील करेगा। जी। तो सर यहाँ पे जो आरोपी है उसको भी अपने डिफेंस में जो एविडेंस है वो देने का पूरा हक है? बिल्कुल, डिफेंस एविडेंस होता है। डिफेंस एविडेंस में वो गवाह भी लेके आ सकता है। अच्छा। और जो उसके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में है वो भी दिखा सकता है कोर्ट को। ओके। इसमें एक पहलू मैं और जोड़ना चाहूंगा, एक प्रोविजन में अगर मेरे पास कोई कागज रखा है तो मैं कोर्ट को दरख्वास्त कर सकता हूं कि इस कागज को भी लिया जाए और इसको पार्ट बनाया जाए, इस पूरी तहकीकात का, पूरी इन्वेस्टिगेशन का इसको पार्ट बनाया जाए। ओके। तो इस दौरान अगर हम आरोपी की बात करें तो उसका बयान कितना महत्वपूर्ण होता है और इसका ट्रायल में कितना महत्व है? देखिए, आरोपी का बयान महत्वपूर्ण बहुत होता है क्योंकि उसको वो एलिगेशन तो उसके ऊपर सबसे पहले लगाया गया है जी। तो वो किस तरीके से उसका कथन बता रहा है जी, वो मैटर करता है। उससे पहले जितने भी एविडेंसेस दिखाए जा चुके हैं, जितने भी बताए जा चुके हैं, पॉसिबिलिटी ये भी होती है जो अगर मैं फैक्चुअली बात कहूँ या मैं आज के संदर्भ में कहूँ तो कई बार ये होता है कि आप चार्जशीट पढ़ लेते हैं, उसको आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके का एविडेंस है, तो अपनी स्टेटमेंट को भी उस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। ओके। तो जब ट्रायल का अंत होता है तो उस वक्त जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो जो स्टेज होती है वो क्या होती है और इसमें जो दोनों पक्ष होते हैं वो क्या क्या चीज़ें अपनी तरफ से पेश करते हैं? देखिए, जब दोनों पक्षों ने अब अपना मान लीजिए एविडेंसेस पूरे कर दिए हैं, प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंसेस दिखा दिए, डिफेंस ने अपने सारे एविडेंसेस दिखा दिए, 313 की स्टेज होगी, आज के में 351 जिसे कहते हैं। अब इस स्टेज के बाद जब आर्ग्यूमेंट होगा तो प्रोसिक्यूशन वो सारी चीजें हाईलाइट करेगा जिससे वो आरोप सिद्ध होगा जो आरोपी के खिलाफ लगाया गया है। अगर मर्डर का आरोप है तो वो हर चीज बताएगा कि ये वेपन यहाँ से मिला था, इसका विटनेस ये था, फोरेंसिक में गया तो ये रिपोर्ट आई थी, उनके विटनेस ये थे। डिफेंस उसको काउंटर करेगा कहते हुए कि उसमें जो जो लेक्यूना है, जो जो इनकंसिस्टेंसीज हैं उनके बयानों में, उन सब के बारे में बताएगा। वो सारे बयान को दोबारा से कोर्ट को बताएगा कि देखिए साहब ये बयान आपने दर्ज करवाए थे, लेकिन इसमें ये चीज़ के बारे में वो नहीं बता पाया, कोई भी ABCD अगर इनकंसिस्टेंसी है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो भी केस लॉज, जो भी प्रेसिडेंट वो उनके दिमाग में है वो रिलाय करके उनको कोर्ट को दिखाएंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो इस केस में लगती हैं, जिसके बेसिस पे एक्विटल हो सकता है। बिल्कुल, वो सारी चीजें सर एक सवाल ये है कि अगर हम कोर्ट की बात करें तो किसी भी आपराधिक मामले में फैसला सुनाते समय किन किन अहम बातों को ध्यान में रखती है? कोर्ट हर वो चीज़ को देखती है जो उसके आगे आता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, चाहे वो बयान हो, चाहे वो एविडेंस हो रिकवरी के, चाहे वो जो भी रिपोर्ट फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, वो सारी चीज़ें कोर्ट ध्यान देती है, जो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उनको ध्यान देते हुए ही वो एक निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जो आरोप लगाया गया है ये काबिल हो रहा है, काबिज हो रहा है इसके ऊपर, आरोपी के ऊपर या नहीं। उसी के आधार पे वो अपना फैसला सुनाती है, उसमें उसकी सजा कैसी होगी, कितने समय की होगी, क्या होगी, वो सब बताई जाती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के बारे में और इस पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट शक्ति सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DD मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।